अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन है डॉक्टर उमर जमान, उनको मैं वेलकम करती हूं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं उमर, आप ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसको हम भूल चुके हैं या शायद इतना मॉडर्न हम हो चुके हैं कि अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को हम कुछ और दिखाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और अपने देखने वालों को ज़रूर बताएंगे कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल आया होता क्या है, ना कि आप जो आर्टिफिशियल चीज़ें आजकल आपको मिल रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसे हम कभी प्रोटीन शेक कहते हैं, जब किसी चीज़ को हम कुछ कहते हैं अलग अलग नामों के साथ होती है, खूबसूरत पैकिंग में। मैं उसको कुछ गलत नहीं कह रही, पर मेरे कहने का मकसद है कि अगर आप देखें तो हमारी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो मुझे बताएं सबसे पहले कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। और ईसा लेबॉर्ट्री का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके तवस्सुस से मैं आज मौजूद हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम सेहतमंद ज़िंदगी पर थोड़ी सी रोशनी डालें जी, कि सेहतमंद ज़िंदगी होती क्या है। देखिए, आजकल जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी हमें परेशानियों का सामना है। ये टॉपिक इसीलिए मैंने चूज़ किया कि अगर इस पर हम बात करें तो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो सेहतमंद ज़िंदगी बेसिकली वो ज़िंदगी होती है जिसमें हम सुबह टाइम पर उठते हैं और रात को टाइम पर सोते हैं, यानी हम प्रॉपर नींद लेते हैं और हम प्रॉपरली जो है हम सुबह उठते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर हम वक्त पर सोए और वक्त पर उठे तो ना सिर्फ हम हेल्दी रहेंगे बल्कि हम वाइज भी रहेंगे और हम वेल्दी भी हो सकते हैं। तो अपनी बात को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्दी रहने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हम डिप्रेशन का शिकार ना हो, यानी हम छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमें जिन मल्टी विटामिन्स की ज़रूरत है हमें वो लेते रहना चाहिए। हमें मिल्क लेना चाहिए, हमें जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम इग्नोर करते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बजाय ये कि हम मेडिसिन लेते रहे, हमें चाहिए कि हम नेचुरली, चूँकि मैं MD मैंने किया हुआ है अल्टरनेटिव मेडिसिन में, मैंने MD किया हुआ है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। सो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं अपने वर्ड से लोगों को बताऊँ कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, नेचुरल मेडिसिन है। एक तो नेचुरल मेडिसिन वो है कि आप एज अ मेडिसिन के फॉर्म में लेते हो, एक है नेचुरल फूड सप्लीमेंट जी। आप जब फूड सप्लीमेंट लेते हो यानी आपकी जो बॉडी है उसमें कितना जिंक रिक्वायर्ड है, कितना प्रोबायोटिक रिक्वायर्ड है, कितना जो है कैल्शियम रिक्वायर्ड है। सो अल्लाह पाक ने वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारे लिए मुख्तलिफ फूड्स में रखी है। अच्छा, यही मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे करूँगी बात कि पुराने दौरों की, अगर मतलब पुराने दौर की अगर बात करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं बुजुर्गों के साथ ज़्यादा बैठूँ और उनसे मैं बात करूँ, तो मैंने सुना है कि पहले दौर में भी फ्रूट्स और सब्जियों से जो है वो दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें बनती थी। क्या इसमें हकीकत है? और अब आप वही बात मेरे हाल से करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हकीकत है। सबसे पहली चीज़ मैं आज एक जो अहम चीज़ है वो बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई मेडिसिन ना लें तो भी हम ठीक हो सकते हैं। अब आप सरप्राइज होंगे कि कैसे। देखिए, अल्लाह पाक ने हमारा जो जिस्म बनाया है उसमें मतलब अगर कोई भी बीमारी आती है तो वो खुद ब खुद अल्लाह पाक ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो खुद ब खुद क्योर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड बात यह है कि जो फल फ्रूट हम खाते हैं, आपका जैसे सवाल है कि पहले के वक्तों में लोग फल फ्रूट वगैरह इसका इस्तेमाल करते थे, तो इसी से क्योर करते थे। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर डेंगू फीवर हो जाए तो हम क्या करते हैं। डेंगू फीवर में हम जो पापीता होता है उसके जो लीव्स होते हैं, पत्ते, उसका हम रस वगैरह वो निकाल के वो ले रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि असल में दवाइयाँ उन्हीं से बनती है। तो अगर हम बजाय ये कि हम डॉक्टर के पास जाए, हम थोड़ा सा अवेयरनेस हासिल करें। मैं चूंकि डॉक्टर हूँ लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास 100 ऑफ पेशेंट्स आए। मैं ये चाहता हूँ कि लोग इतना अवेयर हो जाए कि डॉक्टर के पास तब जाए जब वो खुद अपने आप को क्योर ना कर सके। ये मैं चाहता हूँ।
تو اب آج میری پوری کوشش ہے کہ آپ ایسے کچھ کویسچنز کریں تاکہ ہمارے جو آڈینس ہے ان کو فائدہ حاصل ہو. اچھا لوگوں کا ذہنوں میں یہ ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل یہ ہے کہ اچھا کھانا, واک کرنا, جم میں جانا, یہ ہیلدی لائف اسٹائل ہے. ہیلدی لائف اسٹائل کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ اگر آپ کھل کے بتائیں کہ ہیلدی لائف اسٹائل صرف اچھا کھانا یا جم جانا نہیں ہے, اس کے علاوہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں گے تب جا کے بنے گا ایک ہیلدی لائف اسٹائل؟ دیکھیے میم, 2 لائف اسٹائلز ہیں پاکستان میں اور آج کل دنیا میں. ایک ہے ہیلدی لائف اسٹائل, ایک ہے اسٹائلش لائف اسٹائل. ٹھیک ہے, ہم اس طرف ہیں. ہم اسٹائلش لائف اسٹائل یعنی ہم دکھاوا کرتے ہیں. اگر ہم ایکسرسائز کلب جاتے ہیں تو وہاں پر ہم ٹک ٹاک کی ویڈیو یا کوئی ویڈیو بناتے ہیں. اگر ہم اسٹوڈیو جاتے ہیں تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن جو لائف اسٹائل ہے نا وہ ہم اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں, سو میں نے اپنا موبائل بند کیا ہوا ہے, بالکل, تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چیزوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. اگر ہم ایکسرسائز کلب جا رہے ہیں تو وہاں پر باقاعدگی سے ہم ایکسرسائز کریں, یعنی ہم اٹینشن دیں, فوکس, اپنے کام کو فوکس کریں, تو تب جا کے ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ سیٹ ہو سکتی ہے. اور ایون کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے ہم اپنے موبائل کو بار بار چیک کرتے ہیں کہ آج کے دن کیا, تو ٹھیک ہے آپ موبائل کو بھی یوز کریں, لیکن جو آپ کی نیند ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ رات کو ٹائملی آپ سوتے ہو تو آپ جب صبح اٹھتے ہو تو آپ کے پاس ایک پورا دن ہوتا ہے جس میں مارننگ سیشن ہوتا ہے, آفٹرنون سیشن ہوتا ہے, ایوننگ سیشن ہوتا ہے. تو آپ ایک سیشن کو اپنے فن کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں, اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا سیشن ہو, مارننگ کا سیشن, جس میں ہم صرف کام کریں. کیونکہ پاکستانی آج کل, جیسے کہ آج کل پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں, سو میں چاہتا ہوں کہ ہم مل جل کے پاکستان کو اس طرح بنائیں کہ کم سے کم جو مارننگ کا سیشن ہے اس میں ہم پاکستان کے لیے کام کریں. پاکستان کے لیے کام کرنے سے مراد میرا یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے کام پر فوکس کرے, اگر تو کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنے کام پر فوکس کرے. تو ہم ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں اگر ہم ہر چیز کو ٹائملی کریں. ہاں, مطلب یہ کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے, ہم اپنے کام پہ فوکس نہیں, ہم اپنے کام پہ فوکس نہیں کرتے. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرا دماغ کہیں اور ہے. سو ایک وقت میں اگر ہم ایک کام کرتے ہیں تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر میں کلینک میں ہوتا ہوں تو میرا فوکس اپنے کلینک میں پیشنٹ پہ ہی ہوتا ہے. میں سوچتا رہتا ہوں کہ میرا جو کل جو پیشنٹ آیا تھا ان کی طبیعت کیسی ہوگی, اور وہ جب آتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ جو کام ہم کریں اس کو ہم پراپرلی اور آنیسٹی کے ساتھ کریں. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب تھوڑا سا یہ صحت مند زندگی اور اس پہ ساری چیزیں, بہت سارے سوال ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, پر اب میں نا تھوڑا سا اس کو نا اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے لے کے جاؤں گی. صحت مند زندگی پراپر آپ سے ڈسکس کریں گے, پر اس سے پہلے جب آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اس ٹائم جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے ڈپریشن میں جا چکے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑے حساس لوگ ہوتے ہیں, بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. پر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ بہتر بتائیں گے. یہ تو میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ جو بہت حساس لوگ ہوتے ہیں, جنہیں بہت زیادہ خوشی بھی بہت جلدی محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف بھی وہ بہت جلدی اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. تو آیا ڈپریشن سے زندگی کتنی متاثر ہوتی ہے؟ ڈپریشن سے کیا نکلا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ پھر ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا چاہیے کہ دوبارہ ڈپریشن کی طرف ہم لوگ نہ آئیں؟ میرے خیال سے سب سے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑی بیماری ہے, وہ ڈپریشن. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, میں چونکہ اپنے ایکسپیرینس کے بہاف پہ بات کروں گا, میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں, یعنی اگر میں 100 پیشنٹس چیک کرتا ہوں تو 100 میں سے 50 پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی بیماری ہی نہیں ہوتی, یعنی وہ صرف ڈپریس ہوتے ہیں. یعنی میرے پاس جو ایڈلٹ آتے ہیں, اماں جی آتی ہے, بابا جی, جتنے بھی بڑے بزرگ جو بڑی ایج کے آتے ہیں, وہ مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ میرا بی پی چیک کریں. سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں. اگر میں ان کو یہ کہوں کہ آپ کا بی پی نارمل ہے تو وہ یقین ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کیسے نارمل ہے, یعنی ڈاکٹرز نے ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ آپ کا بی پی ہائی رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بی پی جو ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو آپ کا بی پی ہائی رہے گا. ٹھیک ہے. یہ جو بی پی ہے یہ نارمل کیسے رہ سکتا ہے کہ ہم کولیسٹرول جو ہے اس کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے. جیسے ہمارا کولیسٹرول بڑھتا ہے تو ہم ایسی غذائیں نہ لیں جس سے ہمارا کولیسٹرول نہ بڑھے. اسی کے علاوہ
बीपी उनका ज़्यादा बढ़ता है, मैं समझता हूँ कि जिनको मैदे की प्रॉब्लम रहती है, स्टमक प्रॉब्लम रहती है, अगर वो अपने मैदे को सेट रखे, यानी खाना पीना वो टाइम पर करे और ऑयली और बादी खुराक ना ले, सो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ ख़त्म हो सकती है। डिप्रेशन, मैं ये डिप्रेशन के बारे में कहूँगा कि डिप्रेशन कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हमने इसको एक बहुत बड़ी बीमारी इस तौर पे बना लिया है कि अगर कोई भी बीमारी हो उसको हम हैवी ले लेते हैं अपने ऊपर। अगर आपका बीपी बढ़ता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा अपने सर के ऊपर हम सवार कर लेते हैं कि हमारा बीपी बढ़ता है, बजाय ये कि हम ट्रीटमेंट करें, हम कुछ ऐसी खुराक लें कि वो हमारा बीपी उससे नॉर्मल रहे। इवन कि मेरे पास यानी बहुत कम एज में पेशेंट्स आते हैं, 20 साल 25 साल के जो यूथ है वो भी आके मुझसे अपना बीपी जब चेक करवाते हैं वो परेशान रहते हैं कि हमारा बीपी बढ़ जाता है। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी खतरनाक उस वक्त तक नहीं होती जब तक हम उसको अपने ऊपर हैवी ना करें। सो डिप्रेशन जो है उससे हम ऐसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं कि हम चीज़ों को बहुत सिंपल बनाएं, आसानियां पैदा करें। अगर आपको कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है सो उसको आप जो है डे वन से अचीव नहीं कर सकते। आप उसको हिस्सों में बांट लीजिए। आप इसको इस तरह करें कि स्टेप बाय स्टेप करें। जब हम अपने आप से तवक्कुआत रखते हैं, जब हम अपने आप से ये समझते हैं कि मुझे इसी साल जो है ये सब कुछ करना है, सो वो तवक्कुआत इन द एंड ऑफ टाइम जब पूरे नहीं होते तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम तवक्कुआत भी इतने रखें कि जितना हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, तो तब जाके डिप्रेशन हमें नहीं होगा। और छोटे मोटे डिप्रेशन तो होते रहते हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची में अमूमन ट्रैफिक जाम होता है, वो भी तो अगर ट्रैफिक जाम होता है तो आप अगर उस टाइम रुके हुए हो, लेट सपोज अगर आप ट्रैफिक में स्टक हो तो आप उस टाइम में कोई छोटी मोटी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आपने ट्रैफिक में जैम है, आपने मोबाइल उठा लिया, कोई आपने कुरानी आयात पढ़ लिया, कोई इंफॉर्मेशन चीज आपने देख ली, कोई आपने अच्छी वीडियोस देख ली, तो आप डिप्रेशन को अपने ऊपर हैवी ना करो। अगर परेशानी आपको होती है तो परेशानी को आप ऐसा अप्रोच करो कि परेशानी खुद ही जो है वो, कहने का मकसद है अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि कोई चीज आप पे हावी ना हो, आपसे ज्यादा कोई पावरफुल चीज ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहता रहता हूँ कि आप अगर बीमार हो, अगर आपको सीवियर बीमारी भी है तो आपकी बीमारी तब ठीक होगी जब आप ठीक होना चाहते हैं। यानी सिर्फ अगर मैं आपको मेडिसिन दूं तो मेडिसिन से आप ठीक नहीं हो सकते, बल्कि आपको ठीक होने के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर मैं कामयाब होना चाहता हूं और मैं ये कहूं कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं क्या चाहत से सब कुछ हो जाता है? चाहत से कुछ नहीं होता। अगर मुझे 1000 माइल का सफर तय करना है तो मुझे पहला कदम उसके लिए लेना पड़ेगा। जी ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा ये तो बड़ी अच्छी आपने बातें की और आपके साथ मेरे 2 शो हैं तो मैंने इसको और डिटेल में लेके चलना है। इसको मैंने दोबारा आपसे पूछा पर और तरीके से पूछूंगी। अच्छा, अब मुझे आपने जो एक बात की ना वो उस पर मुझे थोड़ा सा है कि ये ज़रूर पूछूंगी। ये एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन, ये हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, हमारी जवान नस्ल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, हमारे बुजुर्गों में, मतलब समझिए कि एंटीबायोटिक एक हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो चुका है जिसका किरदार हमारी ज़िंदगी में बढ़ चढ़ के सबसे बड़ा किरदार उसका है। अच्छा, जब आपने बात की कि नेचुरल चीज़ों की बात की, तो आप मुझे बताएं मेरी बॉडी को या आपकी बॉडी को या तीसरे बंदे की बॉडी को अगर एंटीबायोटिक की आदत हुई भी है तो वो फिर नेचुरल चीज़ों पे किस तरह से जाएगा? मतलब ये थोड़ा सा मुझे अगर बता दें, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को उन चीज़ों का आदी कर दिया है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको फिर अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, एंटीबायोटिक्स अनफॉर्चुनेटली देखिए जैसे फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड है, 4th जनरेशन तक पहुंच गए, बल्कि 5th जनरेशन चल रहा है। तो एंटीबायोटिक्स, अगर हम एंटीबायोटिक्स को ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन अमूमन होता ये है कि माजरत के साथ कुछ हमारे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि वो एंटीबायोटिक इस तरह प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो देखते नहीं है, हिस्ट्री नहीं लेते पेशेंट से। अगर हम किसी बच्चे को एंटीबायोटिक देते हैं, अगर उनको 4th जनरेशन की नीड नहीं है तो उनको हम 4th जनरेशन क्यों दें? बिल्कुल ठीक है ना। अगर हम उनको लेंजोलाइड दे रहे हैं तो लेंजोलाइड हम क्यों दे रहे हैं? हम उनको 4th जनरेशन नहीं दे, बल्कि हम उनको अगर सेफेक्सेम से वो ठीक हो सकता है एंटीबायोटिक से तो उनको वो दे। ठीक है, अगर वो एजेथ्रो से ठीक हो सकता है तो उनको वो दे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ की नीड हो वही दे। हम अमूमन हम हीरो बनने की कोशिश करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये मरीज बस
जल्द से जल्द ठीक हो जाए, घंटों में ठीक हो जाए। उनको हम स्टेरॉइड भी देते हैं, डेक्सामेथासोन आपको पता होगा, डॉक्टर्स जो है वो स्टेरॉइड भी देते हैं ताकि ये मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसी तरीके से हम एंटीबायोटिक देखिए, अगर हम ओरल देते हैं तो वो तो फिर भी समझ में आता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं कि वो ओरल के बजाय इंजेक्टेबल फॉर्म देते हैं और वो इतनी हैवी डोज देते हैं कि 1 ग्राम के बजाय 2 ग्राम और सुबह शाम लगा रहे होते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक्स आप दें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप कम से कम दें, ठीक है, कम से कम एंटीबायोटिक दें। और जैसे कि मैंने आपसे नेचुरल मेडिसिन की बात की कि हम नेचुरल मेडिसिन की प्रमोशन के लिए भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो नेचुरल मेडिसिन जो है अगर हम इसको समझें जी, सबसे पहली चीज तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूंगा कि पाकिस्तान में अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए इदारे कायम किए जाए। बिल्कुल, जैसे कि हमारे मुल्क में MBBS होता है, DHMS होता है। मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो ऐसे इदारे बनाए कि जिसमें अल्टरनेटिव यानी नेचुरल मेडिसिन को वो टीच करे, वो डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करे। जैसे कि बाहर मुमालिक में ND डॉक्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर्स। अच्छा, नेचुरोपैथ डॉक्टर की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि वो पेशेंट को 10 से 20 मिनट तक दे देते हैं। यानी वो पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको ये मसला जो है ये क्यों है, किस वजह से है, ना कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर पर्ची बना के उनको निपटा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर डॉक्टर्स हजरात पैसे लेते हैं तो उनको वो पैसे इस तरह लेने चाहिए कि वो उन पे हराम ना हो बल्कि हलाल हो। इस तरीके से वो पैसे लेके वो पूरी हिस्ट्री ले, ये मरीज का हक है। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स के पास जब जाए तो वो डॉक्टर से डिमांड करे कि हमारी पूरी हिस्ट्री ले। अगर आप हमसे फीस ले रहे हो तो पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, पूरी हिस्ट्री ले, उसके बाद ही डॉक्टर्स कुछ प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये मैं चाहता हूँ। बाकी मैं पेशेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डॉक्टर्स के साथ ताउन करे। अगर डॉक्टर्स आपको चेक करता है, आपको दोबारा बुलाता है तो आप दोबारा भी चेक करवा सकते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में अलमिया ये कि हम सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत करते हैं, बिल्कुल खुद ही डॉक्टर्स बन जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर पेशेंट को इतनी जानकारी है कि वो खुद अपने आप को क्योर कर सकता है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। आप लो, आप फूड सप्लीमेंट लेते हो, कुछ भी लेते हो आप लो, लेकिन जहां पर आपकी इल्म खत्म हो जाती है तो आप वहां पर डॉक्टर से रुजू करें। हमारे मुल्क में काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि डिप्रेशन का इलाज करते हैं, एंजाइटी का, स्ट्रेस का इलाज करते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा जो मसला मैं देख रहा हूँ आजकल, मेरे पास जो पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं वो PPI के पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी मैदे के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, मैदे के मरीज जो मेरे पास ज़्यादातर आते हैं, मैं देखता हूँ कि वो डिप्रेशन की वजह से मैदे के मरीज बन जाते हैं। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है तो आपको मैदे की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, आपको मैदे की प्रॉब्लम इस तरह, आपके मैदे में दर्द होता है और वो जो दर्द होता है वो चेस्ट में अक्सर पेन फील होता है। हम ये समझते हैं कि हमें कोई दिल का दौरा पड़ने वाला है, यानी हम डर जाते हैं और वो डर हम अपने दिल में रखते हैं और उसको हम शेयर्स भी नहीं करते अपने। क्या ऐसा भी है कि जब आप हार्ट पेशेंट होने वाले होते तो तब सबसे पहले आपका मैदा मुतासिर होता है? नहीं मैम, अगर आप पर हम इस पे हम दूसरे शो पे बात करेंगे। इस पे हम दूसरे शो पे इसलिए बात करेंगे क्योंकि अक्सर जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं कि एसिडिटी होना शुरू हो गई है और ये सारी चीजें, तो थोड़ा सा इस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी हम अपने टॉपिक पे ही रहेंगे। पर बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। अब हम दूसरे शो पे आपसे इस टॉपिक को फिर से जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है K21 न्यूज़ पे, जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। कोशिश यही रहती है हमारी कि अच्छे टॉपिक के साथ एक अच्छा मैसेज आपको दें। आज भी हम दे रहे हैं, दूसरा शो भी हमारा आप देखेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी इस टॉपिक को लेके चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप भी सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम भी सीखेंगे। सीखने का अमल जारी रखें। जब तक आपका सीखने का अमल जारी रहेगा ज़िंदगी खूबसूरत भी रहेगी, बेहतरीन भी रहेगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।